बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। इतिहास में पिछले लेक्चर में मैं अशोक की चर्चा कर रहा था कि अशोक के धम्म जो हैं वो क्या है। और ध्यान रखिएगा कि अशोक को प्राचीन भारत का महानतम शासक माना जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि अशोक को ही राज चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने प्रयोग किया है, अशोक स्तंभ का ही। तो अशोक की महानता है। तब एक बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि अशोक को महान क्यों कहते हैं, पीटी में, जबकि मेन का क्वेश्चन हुआ एक तरह से, लेकिन पीटी में पूछा था। और ऐसे क्वेश्चन में सीधा आपको ध्यान देना है एक ही कि अशोक की धम्म नीति के कारण ही अशोक को महान कहा जाता है। अब ये धम्म नीति क्या है, वही जो बताए कि एक तो अशोक निजी रूप से थे बौद्ध धर्म के, वो अलग मुद्दा है, लेकिन शासक के रूप में अशोक ने धम्म नीति का पालन किया, जिसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखवाया, धम्म प्रचारक सब नियुक्त किए प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों में, कि विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य जो हैं वही धम्म होते हैं। और नकारात्मक कार्यों से दूर रहना, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, इन सब से दूर रहना, यही धम्म है। धम्म है माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, धम्म है प्राणियों के प्रति सद्व्यवहार, धम्म है पशु पक्षी दास सबके प्रति सद्व्यवहार। तो कहते हैं धम्म क्या है, तो धम्म है कल्याणकारी कार्य करना, दान दक्षिणा करना धम्म है। धम्म है निर्माण कार्य करना, धर्म है लोगों की सहायता करना, तो ये सब धम्म है। तो बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाए, इसके लिए महान वो नहीं कहलाते हैं। वो तो एक सामान्य बात हुई, किसी का ब्राह्मण धर्म होता था, किसी का बौद्ध धर्म होता था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाते हुए भी अशोक अत्यधिक सहिष्णु शासक थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे और साथ में लोगों से अपील करते थे कि सभी धम्म की नीति पर चलें, यानी बहुकयाने, विविध प्रकार के कल्याणकारी कार्य करें। और स्वयं अशोक ने इसके एग्जाम्पल प्रस्तुत किए। अशोक ने धम्म यात्रा की, जिसमें दान दक्षिणा, लोगों के कल्याण, लोगों से संपर्क, इन सब पर ध्यान दिया जाता था। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो सरकार की नीति को, अशोक की नीति को दूर दराज तक फैलाते थे। अशोक ने दास दासियों के प्रति तो दया रखी ही, यहां तक कि वैसे लोग जिनको मृत्यु दंड दे दिया गया था उन्हें भी थोड़ी मोहलत दी 3 दिन की, कि इस समय इस दौरान वे धम्म की बातों का पालन करें। तो अशोक की महानता सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, कलिंग जीता या बौद्ध धर्म का पालन किया। अशोक की महानता है कि एक शासक के रूप में उन्होंने जो धम्म नीति को चलाया, उसी के वजह से वो महान कहलाते हैं। और ये धम्म नीति का जो निचोड़ है वो है समन्वित संस्कृति, जो हमारे संविधान में है। धम्म नीति का निचोड़ है सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णु भाव रखना, अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के विचारों को भी महत्व देना, कटु आलोचना नहीं करना, किसी की भावना को आहत नहीं करना, और इसलिए अशोक महान कहा जाता है। तो अशोक से संबंधित क्वेश्चन जो अभिलेख से आते हैं, उस पर मैंने अभिलेख वाले चैप्टर में चर्चा किया था, आप लोग उसको देख लेंगे। संभवतः मेरा 3रा या 4था वो लेक्चर होगा जो अभिलेखों का मैंने लिया था। और बाकी मौर्य काल में यहीं तक है, और कोई खास बात है नहीं इसमें अशोक से जुड़े हुए, लेकिन मौर्य प्रशासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। जैसे मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है अर्थशास्त्र, दूसरा मुख्य स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका, और मेगास्थनीज की इंडिका खास के मौर्यकालीन नगर प्रशासन को जानने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उतने विस्तार से नगर प्रशासन की चर्चा कौटिल्य भी नहीं करते। और इन दोनों स्रोतों को मिला के देखने से पता चलता है कि मौर्य काल में
राजत्व का स्वरूप होता था जन कल्याणकारी। हालांकि शासन था राजतंत्रात्मक, वंशानुगत, लेकिन राजा का सबसे बड़ा दायित्व था धर्म का पालन, यानी समाज में जो धर्म की धारणा थी, कल्याणकारी धारणा थी, उसका पालन। और फिर राजा के सलाहकार होते थे। राजा अत्यधिक निरंकुश भी नहीं होते थे। राजा के सलाहकारों में अग्रामात्य यानी प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रामात्य थे कौटिल्य या चाणक्य। वे बिंदुसार के भी अग्रामात्य रहे। कुछ लोग तो बताते हैं कि अशोक के भी रहे आरंभ में अग्रामात्य, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। वे बिंदुसार के अग्रामात्य रहे कुछ वर्षों तक, फिर वे चले गए अपने अध्ययन में, समाधि में, फिर वो चले जाते हैं। तो अग्रामात्य के अलावे फिर सेनापति, अन्य जो होते हैं युवराज, पट्ट महिषी, ये सब मुख्य सलाहकार सब होते थे। साथ में बड़े बड़े अधिकारियों का वर्ग होता था मौर्य काल में, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ होते थे वैसे बड़े अधिकारी सब, जो महत्वपूर्ण विभाग सब संभालते थे। तीर्थ के नीचे अध्यक्ष होते थे। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों की चर्चा आती है। अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के विभागों की देखभाल करते थे। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन का एक ढांचा था। सैनिक प्रशासन, जिसमें कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार की सेना थी। चतुरंगिनी सेना, पैदल, घुड़सवार, हस्ती सेना, रथ सेना। हालांकि मेगास्थनीज ने सेना को 6 भागों में बांटा है, तो थोड़ा ये डिफरेंस है यहाँ पर, जिसमें मेगास्थनीज ने 2 नए विभाग जो बताए हैं। तो एक है नौ सेना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की 9 सेना थी, और दूसरा वो बताते हैं मेगास्थनीज सैनिक रसद विभाग, यानी एक वैसा विभाग जो सेना के लिए रसद की व्यवस्था, खाना पीना, हथियार, इसकी व्यवस्था करती थी। तो सैनिक शासन के बारे में जानकारी मिलेगी। राजस्व प्रशासन, मौर्य काल में कौटिल्य बहुत से करों की चर्चा करते हैं। राजस्व प्रशासन में राजा भू राजस्व से, जो किसान उत्पादन करते थे, उससे उत्पादन का 1/6 से लेके 1/4 भाग तक भू राजस्व या भाग लिया करते थे। भाग के अलावा एक कर बलि होता था, जो भूमि की मापी या यूं कहें भूमि कर होता था, यानी कि उत्पादन हो या ना हो, लेकिन भूमि का रेंट लेना है, वो बलि। हालांकि कुछ लोग बलि को मानते हैं एक प्रकार के धार्मिक। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां राजा सिंचाई की व्यवस्था करते थे, और जो किसान सिंचाई की सुविधा लेते थे उनसे एक अतिरिक्त कर, उदक भाग लिया जाता था। कर जो हैं वो अनाज के रूप में भी दिए जा सकते थे, या फिर नगदी। नगदी के लिए हिरण्य शब्द, स्वर्ण सिक्का इसे इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर हुआ नगदी, हिरण्य, उसके माध्यम से वो दे सकते थे नगद भी, या फसल के उत्पादन से भी। तो विविध प्रकार की सैनिक व्यवस्था थी। नगरों के लिए अलग से प्रशासन था। मेगास्थनीज ने कहा है कि नगरों के लिए 6 समितियां बनी हुई थी, जो अलग अलग विभागों को देखती थी, और प्रत्येक समिति में 5-5 मेंबर होते थे। इस प्रकार नगर प्रशासन होता था। और मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो मिलेगा कि अशोक के काल में कुल मिला के 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभक्त था, जिसमें 5वां प्रांत अशोक ने बनाए थे। यानी चंद्रगुप्त के काल में इस प्रकार 4 प्रांत थे। एक उत्तरी प्रांत जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, दूसरा दक्षिणी प्रांत जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, एक पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के काल में, और एक पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी थी उज्जैन। लेकिन अशोक ने जब कलिंग विजय किया तो एक और प्रांत, कलिंग को एक प्रांत बना लिया गया, तो 5वां प्रांत हो गया कलिंग प्रांत। कलिंग देश, देश उस समय प्रांतों को कहते थे, राष्ट्र भी प्रांतों के लिए प्रयोग होता था। इस प्रकार अशोक के काल में 5 राष्ट्र या 5 प्रांत या 5 देशों का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। और हर एक प्रांत में एक एक राज्यपाल होते थे, जो प्रायः युवराज हुआ करते थे,
और उन्हें कुमार कहा जाता था सामान्यतः। और फिर वहाँ भी प्रांतों में भी समिति होती थी, जैसे केंद्र में समिति होती थी राजा की, वैसे प्रांतों में भी समिति होती थी। और प्रांतों का विभाजन फिर जिला रूपी प्रशासन में होता था, जिसको आहार कहा जाता था। मौर्य काल में आहार यानी जिला, और जिला प्रशासन के प्रधान होते थे प्रदेष्ट्रा या प्रादेशिक, और उनकी सहायता करते थे राजुक। राजुक जो होते थे मौर्य काल में, वे पहले सिर्फ राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अशोक ने राजुक को न्यायिक शक्तियां भी दे दी। तो मूलतः राजुक होते थे राजस्व पदाधिकारी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि मूलतः राजुक का कार्य क्या था, तो मूलतः थे वो राजस्व प्रशासन से संबंधित। लेकिन अशोक ने, अगर ये पूछे कि अशोक के काल में राजुक का क्या काम था, तो अशोक के काल में राजुक राजस्व पदाधिकारी के साथ साथ एक न्यायिक पदाधिकारी भी बन गया था। और अशोक ने राजुक को बहुत पावर दिए थे आम लोगों से संबंधित कार्यों को करने के लिए। तो राजुक की शक्ति अशोक के काल में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद आहार प्रशासन जो होते थे, उसके नीचे स्थानिक प्रशासन होता था, आजकल के सब डिवीजन समझिए। और उसके बाद फिर ग्रामीण प्रशासन होता था, और ग्रामीण प्रशासन में थोड़ी बहुत स्वायत्ता रहती थी, राजा उस पर सिर्फ निरीक्षण का कार्य ही मुख्यतः किया करते थे। तो एक शॉर्ट में मौर्य प्रशासन के बारे में जानना आपको है। तीर्थ कितने होते थे पूछ देगा तो 18, अध्यक्ष कितने होते थे तो 27। इस तरह के अध्यक्ष में कुछ का नाम पूछ सकता है कि जैसे माप तौल के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो वे कहलाते थे पोतवाध्यक्ष। इस तरह के चीज। स्वर्ण, ये खानों के अधिकारी को क्या कहा जाता था, खान सब जो होते हैं माइन सब, तो वे होते थे आंकड़ाध्यक्ष। फिर सरकारी भूमि जो होती थी, सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। सरकार की जो अपनी भूमि होती थी, जहाँ वे अपने स्तर से खेती करवाते थे लेबर को लगा के, तो सीता भूमि की देखभाल कौन करते थे, तो सीताध्यक्ष। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। और 2700 अध्यक्ष का नाम रटना तो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करिए, कभी कभार ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। उसी प्रकार तीर्थ में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे आजकल के कलेक्टर जैसा, उस समय भी समाहर्ता। और दूसरे प्रमुख तीर्थ होते थे सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। तो समाहर्ता और सन्निधाता ये दो प्रमुख तीर्थ होते थे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल में इन लोगों को वेतन मिलता था नगद, राजस्व के रूप में नहीं, और वो मिलता था पन्न में। मौर्यकालीन सिक्के जो चांदी के बने होते थे, उन्हें पन्न या करशापन कहा जाता था। और मौर्य काल में निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी पदाधिकारी को पन्न में ही वेतन दिए जाते थे। इसी प्रकार मौर्य काल में थोड़े सामाजिक जीवन पर पूछ सकता है। खास के मेगास्थनीज ने जो समाज का वर्णन किया है, वो आकर्षित करता है सेटर लोगों को, क्योंकि मेगास्थनीज ने 7 जातियों की चर्चा की है, जबकि हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज में प्राचीन काल से 4 वर्ण ही होते थे, जातियां तो कई होती थी। लेकिन मेगास्थनीज ने 7 जातियों की चर्चा की है, और उसने नाम गिनाए हैं जातियों का, तो आपको अद्भुत लगेगा। दार्शनिक यानी दार्शनिक जाति हो गए, मान के चलिए ब्राह्मण को समझ रहा है इस प्रकार से, ब्राह्मण को, बौद्ध को, जैन को। तो दार्शनिक, किसान, चरवाहा, शिल्पी, सैनिक, सभासद, पार्षद यानी मजिस्ट्रेट। तो वो समझा नहीं कि भारत में वर्ण व्यवस्था 4 भाग में होते हैं, वो नहीं समझा। जबकि कौटिल्य क्लियर लिखते हैं कि 4 वर्ण व्यवस्था में समाज बटा था। कौटिल्य भी बताते हैं कि 4 के अलावे पंचम जाति भी होती थी, जिसको अंत्यज कहा जाता था। मेगास्थनीज बताते हैं कि भारत में दास नहीं होते थे, लेकिन कौटिल्य बताते हैं कि भारत में दास होते थे, और जिन लोगों को खरीदा जाता था वही दास कहलाते थे, और खरीदे गए जो लोग होते थे दास, उसी को अहिताक कहा जाता था। इस प्रकार से सामाजिक जीवन पर कुछ मिल जाता है मौर्य काल में विवरण। और फिर फाइनली कला संस्कृति जो मौर्य काल की है, थोड़ा सा उस पर ध्यान आपको देना है कि मौर्य काल में गुफा कला का विकास हुआ। जैसे बराबर की गुफाएं, नागार्जुन की गुफाएं बड़े महत्वपूर्ण है। और फिर मौर्य काल में स्तंभ कला का विकास हुआ, जैसे अशोक के स्तंभ जो बहुत चमकदार हैं, और माना जाता है कि अब तक इसके चमक नहीं गए हैं, तो बड़े खूबसूरत हैं। और अशोक के स्तंभ के ऊपर जो शीर्ष में सिंह की आकृति है,
कुछ में बैल की भी है, लेकिन मेनली सिंह की आकृति वो अद्भुत है। कहा जाता है कि मौर्य काल के जो अशोक के स्तंभ है ये ईरानी प्रेरणा से आधारित है, परंतु आप लोग इसको अब नहीं मानिएगा। माना जाता है कि अशोक के स्तंभ जो हैं वो पूर्णतः स्वदेशी हैं, और इस तरह के स्तंभ बनाने की परंपरा पहले भी थी। अंतर ये था कि पहले लकड़ी के स्तंभ बनते थे, अशोक ने पत्थर के स्तंभ बनवाए। अशोक के जो शिलालेख सब हैं बड़े बड़े, वो भी कला के अपने आप में उदाहरण है। मौर्यकालीन सिक्के जो हैं वो भी कला के उदाहरण है, बड़े कलात्मक चित्र सब उसमें उत्कीर्ण है। और सबसे बेहतरीन कला जो मौर्य काल की मानी जाती है वो है यक्षिणी और यक्ष की मूर्तियाँ। और यक्षिणी की एक प्रतिमा मूर्ति जो है वो पटना में मिली, और फिलहाल वो पटना म्यूजियम में स्थापित है। तो बड़ा आकर्षक है। वो जो सबसे बड़ा मौर्य काल की सबसे बेहतरीन कला क्या है, तो वही यक्षिणी की मूर्ति, यही आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, और कोई विशेष बात है नहीं। और अशोक के बाद कौन शासक हुए, तो इस पर भी बहुत विवाद है। माना जाता है कि अशोक ने अपने जीवन काल में ही साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था, और पूर्वी भाग में दशरथ और पश्चिम भाग में कुणाल शासन करते थे। हालांकि कुछ लोग सीधे कहते हैं कि अशोक के बाद दशरथ राजा हुए, तो यहाँ तक तो सही क्रम मिलता है। लेकिन दशरथ के बाद जो शासकों का क्रम है वो विभिन्न ग्रंथ में, विभिन्न पुराण ग्रंथ में अलग अलग मिलने लगते हैं। लेकिन सभी ग्रंथ में एक कॉमन नाम मिलता ये है कि अंतिम मौर्यकालीन शासक था बृहद्रथ। ये सभी में है। फिर तो सीधे अशोक, अशोक के बाद दशरथ, बीच के शासकों के नाम पर ध्यान आप मत दीजिए। अंतिम शासक थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसके सेनापति थे, सैनिकों का जब पैरेड हो रहा था और राजा जब उसके निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का पतन हो गया। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने जिस वंश की स्थापना की वही शुंग वंश कहलाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मौर्योत्तर काल को देखेंगे। धन्यवाद।